वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो का पार्ट 1 है बाय मनीष भाई स्टडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा चैप्टर 3 के हटने की वजह से जो कि चैप्टर 5 है, पहले चैप्टर 6 हुआ करता था, अब ये चैप्टर 5 हो गया है। और जो इसका नाम था वो भी चेंज हो गया है। पहले क्या था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब हो गया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। नेम में चेंज आया है। ओके, और मैं आपको बता दूं ये सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप इसको अभी ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर ये आपका साथ यूपीएससी में भी निभाएगा। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये कौन कौन से सिलेबस अभी डिलीट हुए हैं। ओके, तो पहला है, देखिए बुक 1 से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक जो कि है आपकी, उससे कौन सा रिलेट हुआ है? चैप्टर 6 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड द चैप्टर 7 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे बुक 2 से भी डिलीट हुए हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 2020 से 2021 का है। ठीक है, अगर आप 2021 से 2022 के सेशन में इसे देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हो। ओके, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस चैप्टर के लिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले पहले हम यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, की एजेंसीज के बारे में जानेंगे। की एजेंसीज हैं जो कि यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ और सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने की क्या नीड है, हम उसको जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना। ओके, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो एक अकेला कंट्री कभी सॉल्व नहीं कर सकता है, उसे मतलब पूरी दुनिया को ही मिलकर आना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब देखिए इस तरह के मुद्दे हैं। डिजीज़ हो सकता है, अभी देख लीजिए जो कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। एंड देन अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सी, यानी कि जो कि समुद्र जो कि सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जो कि अटलांटिक है वो क्या जो कि नॉर्थ पोल है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। ओके, अब देखते हैं, अब जो कि हम मेन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था बाय वर्साइल ट्रीटी, देन उसके बाद ये वॉर्ड्रो विल्सन, ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस समय के। ठीक है, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस तरह की वॉर से हमें इस तरह की वॉर को प्रिवेंट करे। ओके, देन उसके बाद अब देखिए इन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 1 तो हो गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ इनका, लेकिन अब हम वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देंगे, जिसके लिए इन्होंने बनाया लीग ऑफ नेशंस। अब देखिए ये एस्टेब्लिश हुआ था 10 जून 1920 को, वॉड्रो विल्सन ने किया था। ओके, अब देखिए इसके अदर मोटिव्स क्या थे, जो कि नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस है, यानी कि रिलेशंस को इम्प्रूव करना और ऐसी चीज़ों से लड़ना जिसको एक अकेला देश कभी भी हैंडल नहीं कर सकता, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो एक अकेला देश हैंडल नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को ही उसके लिए आना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने देखा इंटरनेशनल पीस और ग्लोबल वार्मिंग जो कि सी लेवल में इंक्रीजमेंट आ रहा है वो, और देखिए ग्लोबल पैंडेमिक, जिस तरह से अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखिए अब ये इंक्रीज कर रहा था ट्रेड को भी, ट्रेड को देखिए ट्रेड रिलेशंस को इंक्रीज कर रहा था, बिकॉज अगर ट्रेड रिलेशंस होते हैं ना तो वो जो कि कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा लड़ने में
मतलब एक तरह से सोचती है कि अगर लड़ेंगे तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ओके, और देखिए ये लेबर्स की भी केयर करता था, उनके लिए भी इंटरनेशनल लॉज बनाए गए थे। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर पर भी लॉज थे इसमें। अब देखिए इसका जो कि हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में था। अब देखिए ये फेल कैसे हो गया, यूएस के प्रेसिडेंट ने इसे शुरू किया था और ऑफिशियली यूएस ही इसका पार्ट नहीं हो पाया। समझ में बात को, लीग ऑफ नेशंस का यूएस से ही पार्ट नहीं बन पाया। लीग ऑफ नेशन में अब देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन में अगर किसी कंट्री को आना था तो फिर वो कैसे आ सकती थी। देखिए सबसे पहले ये था कि उससे अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास कराना होगा। ओके, और बिल पास कराना होगा जो कि यूएस में नहीं हो पाया। ओके, बिल पास नहीं हो पाया तो फिर ये एक ऑफिशियल मेंबर नहीं बन पाया लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, और जो कि अटैक था जर्मनी का पोलैंड, फ्रांस और बाल्टिक पर, इससे क्या हुआ देखिए, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, फ्रांस पर हमला किया, बाल्टिक पर हमला किया। लीग ऑफ नेशन का उस समय रोल ये था कि उसे रोके, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ वर्ल्ड वॉर 2। अब देखिए आगे चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। अब जब ये एंड हुआ तब उस समय यूएस के प्रेसिडेंट का नाम था फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। इन्होंने क्या कहा कि अब हम लीग ऑफ नेशंस में कुछ चेंजेस लाएंगे, और फिर इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स को लाकर उसे बना दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि नेशन है ना, यहाँ पर नेशंस में एस भी आएगा, मैंने गलती से मैं लगाना भूल गया। तो चलिए देखते हैं यूएनओ। देखिए ये इसलिए बना था ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके, जो कि अभी तक एक तरह से सक्सेस में ही है। ओके, यानी कि अभी तक तो थर्ड वॉर नहीं हुआ है। और देखिए सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, यानी कि देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बनाना। ओके, अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन को अचीव करना, और हार्मोनाइजिंग इसका मतलब ये है कि जो कि देश है उनमें तालमेल बिठाना, यानी कि तालमेल एक तरह से वही हो गया, यानी कि कॉपरेट करना। ओके, ये देखिए ये यूएनओ का जो कि सिंबल है, ये यूएनओ का सिंबल है। देखिए इसमें क्या है, बीच में नॉर्थ पोल है, और जो कि वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है इस सिंबल में, बीच में नॉर्थ पोल है, और ये ऑलिव ब्रांचेस हैं जो कि लीव्स टाइप आपको दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या क्या हैं। ओके, जनरल असेंबली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। ये 6 वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली की। देखिए जनरल असेंबली एक तरह से असेंबली है यूएन की, यानी कि जो भी यूएनओ का मेंबर है वो किसका मेंबर होगा, जनरल असेंबली का मेंबर होगा। 193 मेंबर्स हैं इसके। देखिए यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं, तो साफ सीधी सी बात है जनरल असेंबली में भी 193 मेंबर्स होंगे। ओके, अब देखिए इनकी एनुअली मीटिंग होती है सितंबर मंथ में, और जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता या होती हैं, उन्हें यहाँ पर जाना पड़ता है। ओके, अब जैसे कि हमारे इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें जाना पड़ता है। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, विजया लक्ष्मी पंडित ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। देखिए जनरल असेंबली को कई बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी लिख दिया जाता है यूएनजीए, तो फिर आप उसमें उतना कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखिए जो कि प्रेसिडेंट की अवधि होती है, यानी कि टर्म लेंथ होती है, वो 1 ईयर की होती है। ओके, ट्रस्टीशिप, अब देखिए ये एक तरह से मतलब
फंडिंग है। ओके, यानी कि यूएन को फंड करना। अब जो कंट्रीज फंड करती हैं, अब उनकी कुछ कुछ एक तरह से फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर उस जो कंट्री फंड कर रही है उस कंट्री के लोगों के साथ कुछ गलत होता है या उन्हें पीस और सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, या तो मान लीजिए उस कंट्री को कोई गलत ही गवर्नमेंट रूल कर रही है, जैसे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना में, लेकिन हम उसे हटा नहीं सकते। ओके, मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा एक देश में मान के चलिए कि डेमोक्रेसी थी। ओके, और वो फंडिंग कर रहा था, फंडिंग दे रहा था यूएन को। अगर मान लीजिए वहाँ पर कल को डिक्टेटरशिप आ गई ज़बरदस्ती एकदम, तो फिर क्या होगा, यूएन उसे मदद करेगा। ओके, और वहाँ के लोगों को बचाएगा, क्योंकि उस देश के लोग होंगे, क्योंकि देखिए अगर डिक्टेटरशिप आ गई तब तो उनका तो काम ख़त्म। ओके, अब देखिए इंडिया का जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें 1% है। ओके, इसका मतलब ये है कि यूएन में जितना भी फंड अलग अलग देशों से जाता है, ठीक है, सबका मिला के, मतलब यूएन का जितना भी फंड है उसका इंडिया केवल 1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यूएन को देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो कि हेड क्वार्टर है वो हेग में है, नेदरलैंड्स। ओके, यहाँ पर 15 जजेस होते हैं और जिनका टर्म लेंथ यानी कि अवधि होती है 9 ईयर्स की। ओके, अभी देखिए दलवीर भंडारी, ये हमारे इंडिया से अभी करेंट जज हैं, यानी कि जो कि ये जज हैं ये वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, उन 15 जजेस में से एक हैं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहूँगा कि मैंने तीन प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बता दिया है। अगले में मैं बाकियों के बारे में बता दूँगा, वैसे अगले 2 या तो 3 पार्ट आएंगे। ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे बच्चों के पास नेट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इस बार जो कि फ़ॉन्ट साइज़ है आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी बड़ा रखा है, ताकि क्वालिटी अगर आप कम भी रखोगे ना अपनी वीडियो की तब भी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे वर्ड्स। ओके, तो अगर अभी भी आपको इस फॉन्ट में भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द एंड। जय हिंद, जय भारत।